शहीदों को याद करते हुए एसएफआई नारों के साथ एसएफआई का 22वां जिला सम्मेलन हिसार शहर में किया गया, जिसके मुख्य वक्ता ज्यादा नहीं पता था दुनियादारी का, लेकिन जब एसएफआई ज्वाइन की तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में पता लगा, कैसी शिक्षा हमें दी जा रही है उसके बारे में पता लगा, समाज के बारे में पता लगा, समाज की बुराइयों के बारे में पता लगा, समाज की अच्छाइयों के बारे में पता लगा और पूरी दुनिया के बारे में भी पता लगा। एसएफआई जो है वो आपको जैसे पता है कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स का एक संगठन है जो कि स्टूडेंट्स को संगठित करने का एक मंच है। आपने पढ़ा होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ। वो एक बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस के बाद दी हुई स्टेटमेंट है कि जब इकट्ठे होते हैं तो ताकत बढ़ जाती है। तो एसएफआई का भी यही काम है कि सब इकट्ठे हों। और एसएफआई का एक नारा, बहुत फेमस नारा है, स्टडी एंड स्ट्रगल, पढ़ो और संघर्ष करो। अब कोई स्टूडेंट ये सोचेगा कि भाई पढ़ना तो ठीक है लेकिन ये संघर्ष कहां से आ गया। संघर्ष पढ़ने में जो रुकावटें हैं, पढ़ाई करने में, शिक्षा ग्रहण करने में जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करने के लिए संघर्ष करना है। अब शिक्षा ग्रहण करने में बहुत सी रुकावटें आती हैं। हमारे देश में अलग अलग तरह के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, हिंदी मीडियम स्कूल हैं। और एसएफआई का नारा है कि सबको एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए। अब जो बच्चे गांव में रहते हैं, गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास सुविधाएं कम हैं। कहीं कहीं तो स्कूलों में टॉयलेट भी नहीं होते थे एक जमाने में, तो अब भी शायद होंगे तो पूरे साफ सुथरे नहीं होंगे। पीने के पानी की व्यवस्था शुद्ध नहीं होती। अध्यापकों के पद खाली रहते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में भी बहुत पद खाली हैं। स्कूलों के बाद कॉलेज भी कई तरह के हैं, सरकारी कॉलेज हैं, एडिड कॉलेज हैं, अब प्राइवेट कॉलेज भी बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज भी कई तरह की हैं। सब में एक समान तरह की सुविधाएं नहीं है। तो जो हमारे पढ़ने लिखने में अवरुद्ध पैदा करने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए संघर्ष करना। कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, आर्थिक आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, धर्म के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके लिए संघर्ष करना। तो किताबों की कमी है, सिलेबस गलत तरीके का है या गलत बदलाव किया है, उसको ठीक करने के लिए संघर्ष करना। शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जब हम पढ़ते थे 1980 के दशक में, उससे लेके आज तक उसमें बुरी तरह से गिरावट आई है। तो उस गिरावट के लिए रोकने के लिए संघर्ष करना कि हमें अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले। कॉलेजों में 50% से ज्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हैं और कुछ टीचर्स हैं लगे हुए हैं, उनमें काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं, उनको पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती। तो टीचर्स पूरे हों, टीचर्स को तनख्वाह मिले, टीचर्स को और कामों में ना लगाया जाए,
क्योंकि इन सब के कारण से आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित होती है, तो उसके लिए संघर्ष करना। तो स्टडी और संघर्ष जो है वो एसएफआई का नारा है, और उसको बहुत ही, और इसका ज्यादा बहुत तरह के और संघर्ष जो है बीच में आते हैं। आर्थिक स्थिति कई विद्यार्थियों की ठीक नहीं होती। 1978 में ये पास सिस्टम शुरू हुआ था, उससे पहले पूरे महीने का टिकट एक विद्यार्थी को देना पड़ता था। एसएफआई के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में आंदोलन चला और बस पास की सुविधा दी गई। वो बस पास इतने सस्ते थे कि 3 महीने का पास बहुत कम 5-4 रुपए में ही जो है वो 60 किलोमीटर तक का बनता था। और हम देख रहे थे कि उसके पास के लागू होते ही 2 साल के अंदर अंदर कॉलेजों में छात्रों की संख्या दुगनी होगी। तो आर्थिक स्थिति भी एक बहुत बड़ी रुकावट है शिक्षा ग्रहण करने में, या शिक्षा प्राप्त करने में, या अध्ययन करने में जो है। कॉलेज तो हमारे जो है वो जिला स्तर पे पहले होते थे, अब तो चलो गांव में भी कुछ कॉलेज खुल गए, तो इसलिए कॉलेज तक पहुंच पाना तो आसान हो गया। लेकिन विश्वविद्यालय में जाने के लिए वहां रहना पड़ता है, वो भी कई छात्र जो है वो नहीं जो है वो कर सकते। कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स में फीस बहुत ज्यादा है। तो आईआईटी की फीस भी पिछले कुछ सालों में 2-3 गुना कर दी, मतलब 3 लाख रुपए के करीब फीस है आईआईटी की। और आईआईएम जो टॉप के मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उनकी तो कई लाख रुपए हैं। तो इसलिए जो स्टडी एंड स्ट्रगल का नारा है वो बहुत ही अच्छा नारा है, और मेरे को इस नारे ने बहुत प्रभावित किया था जब हमने एसएफआई ज्वाइन की। उस टाइम के दौर में जो समस्याएं थी वो काफी सारी समस्याएं अब दोबारा से अपना मुंह खोल रही हैं, दोबारा से विद्यार्थियों के बीच में आई है। 1986 में एक शिक्षा नीति आई थी। उस शिक्षा नीति में यह था कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है और पैसा ज्यादा जो है वो लगे, इसलिए प्राइवेट किया जाएगा एजुकेशन को। शिक्षकों ने और छात्रों ने पूरे देश में संघर्ष किया और उस शिक्षा नीति में बदलाव करवाए, लेकिन फिर भी काफी सारे बदलाव ऐसे सरकार ने रख लिए उसमें, क्योंकि ताकत उतनी ज्यादा नहीं थी, संगठन उतने बड़े नहीं थे कि पूरी तरह से उसको बदलवाया जा सकता था। फिर भी काफी बदलाव करवाए, लेकिन शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन का एक चीज उन्होंने रखी, और 2000 के तक आते आते टेक्निकल शिक्षा को लगभग प्राइवेट कर दिया। अब इंजीनियरिंग कॉलेजों में लोगों ने कई लाख रुपए देके इंजीनियरिंग की डिग्रियां ली, और फिर कहने लगे कि ये तो गुणवत्ता नहीं है इनमें, ये एम्प्लॉयबल नहीं है, कि इनको रोजगार नहीं दिया जा सकता। वही लोग जो एक बार कह रहे थे कि शिक्षा जो है सरकार पूरी व्यवस्था नहीं कर सकती, तो प्राइवेट सेक्टर का लाना जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुले दुनिया भर के, और उन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों ने विद्यार्थियों से इतनी लूट की, और फिर उन विद्यार्थियों की डिग्रियों के लिए ये कहा गया कि ये एम्प्लॉयबल नहीं है, रोजगार देने लायक नहीं है। तो इतना भारी शोषण जो है विद्यार्थियों का हुआ, अब वो सारे लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक बेवकूफ जनता को नहीं पढ़ाया जा सकता। उसके बाद 2020 में एक नई शिक्षा नीति ये सरकार लेके आई है, और उस शिक्षा नीति में आप लोग पढ़ते होंगे, चर्चा करते होंगे उसके बारे में। उसमें शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन और कॉमर्शियलाइजेशन भारी स्केल पे करने के उसमें जो है, यानी कि वो शिक्षा नीति ये दर्शाती है कि भारी स्केल पे, बड़े पैमाने पे इसका कॉमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा।
उसको अगर पूरी तरह से पढ़े तो जिस तरह के प्रावधान उसमें किए गए हैं उनके लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं की। धन कहां से आएगा? बोला लोन पे ले लेंगे। यूनिवर्सिटीज को धन चाहिएगा तो वो लोन पे ले लेंगे। इसका मतलब कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर करने का प्लान है उस शिक्षा नीति में, और कॉरपोरेट सेक्टर को वो शिक्षा जो है, शिक्षा का पूरा ढांचा जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर को हैंडओवर करने का प्रोग्राम है, बाजार के हवाले करने का। अब बाजार के हवाले करने से क्या है कि जो गरीब और मध्यम वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, बड़े लेवल पे उनको शिक्षा से बाहर किया जाए या उनको बहुत ही पुअर गुणवत्ता की शिक्षा जो है वो दी जाए, ताकि वो अपनी डिग्री लेके घूमते रहे, रोजगार ना मिले। और इसमें एक और बहुत बड़ी चीज जो शामिल की गई है, वो पुराने के नाम पे, पुरानी चीजें अच्छी हैं उसके नाम पे शिक्षा का सांप्रदायिकरण करने का भी इसमें प्रावधान है। तो इस तरह की शिक्षा नीति अब आ रही है। तो उस शिक्षा नीति में छात्रों के हक की बहुत कम चीजें हैं और छात्रों के नुकसान की बहुत ज्यादा चीजें हैं। शिक्षकों का अपॉइंटमेंट, उसमें पूरा जोर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पे हो। अब जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर होंगे तो वो कैसे पढ़ाएंगे जब तक उनको कोई स्थायित्व उनके खुद के जीवन में नहीं होगा, तो कैसी शिक्षा हमें मिलेगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर विद्यार्थी एक समय के बाद पढ़ के जो है वो रोजगार भी उसको चाहिए, और रोजगार में वो शिक्षक भी लगेंगे, तो वो स्टूडेंट्स का भी एक तरह का मुद्दा है कि भाई शिक्षक लगेंगे, तो शिक्षक अगर परमानेंट नहीं लगेंगे तो पूरी जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट पे रहने का, पूरा जीवन अस्थायी रहने का और थोड़े पैसे में काम करने का, ये इस तरह का जो व्यवस्था है ये शिक्षा के हक की नहीं है, शिक्षा के खिलाफ की है, छात्रों के खिलाफ की है। तो इन चीजों के लिए संघर्ष करना, ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मेन जो नारा है उससे। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि हम जब एसएफआई में आए थे तो हमें एसएफआई में काम करते हुए इतना प्रोत्साहन मिला कि एक समय में जब हम यूं ही बस पढ़ लेते थे जितना पढ़ा जाता था, और उसके बाद से इतना इंटरेस्ट हुआ पढ़ाई करने में, दुनिया को जानने के बारे में, तो हमारे पर्सनल व्यक्तित्व को भी बहुत ज्यादा जो है फायदा मिला उससे, वरना तो शायद हम बहुत पीछे रह जाते। अब ये जो लिखा हुआ है स्वाधीनता, जनवाद और समाजवाद, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, ये तीन और नारे हैं जो एसएफआई के हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो आजाद हैं, लेकिन आजाद नहीं है। हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम सिर्फ राजनीतिक आजादी हमें मिली थी, और आज तो वो राजनीतिक आजादी भी खतरे में है। मुझे पता लगा कि अब आजकल स्टूडेंट दूसरे शिक्षण संस्थानों में भी नहीं जा सकते। जैसे एसएफआई का आपका जो प्रधान है वो गर्ल्स कॉलेज में जाना चाहता था, उसको वहां कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया। मतलब ये स्थिति आज से 15, 20, 30 साल पहले नहीं थी। कोई स्टूडेंट किसी दूसरे शिक्षण संस्थान में जाए, इस पे कोई रुकावट नहीं होती थी। यहाँ पे लड़कियों के कॉलेज थे, अच्छी कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज तो चलो बाद में बना है, लेकिन कोई विद्यार्थी के, कोई आदमी के, कोई गार्जियन के, किसी और सिटीजन के वहां जाने पे कोई रोक टोक नहीं। लेकिन आज क्या है कि आप उस संस्था के अंदर नहीं जा सकते। बहाना क्या बनाया हुआ है कि बच्चे गुंडागर्दी करने जाते हैं वहां। ये बहाना है कि गुंडागर्दी करने बाहर के बच्चे आएंगे, इसलिए उनको एंट्री नहीं दी जाएगी।
यूनिवर्सिटीज के अंदर जगह जगह पे सिक्योरिटी गार्ड बिठाए हुए हैं, वो आपको अंदर नहीं जाने देते। तो ये जो स्वाधीनता थी शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट्स के फ्रीली आने जाने की, वो कहां स्वाधीनता है। और बोलने की आजादी का सवाल है। आपने कुणाल कामरा का सुना ही होगा कि वो कॉमेडियन है, तो बोलने तक तो आजादी है, लेकिन बोलने के बाद आजादी नहीं है। फिर क्या एफआईआर हो जाती है और हो जाती है। तो अब तो जो संविधान ने जो हमें राइट दिया हुआ है बोलने का, अपनी बात करने का, अब आप एज ए स्टूडेंट भी अगर मान लो आपस में कॉलेज में बात करो, इकट्ठे होके किसी चीज पे चर्चा करो, तो हो सकता है उस पर आपको इजाजत ना दी जाए, तो फिर काय की आजादी होगी। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान के द्वारा दिए गए राइट हैं, हमारे अधिकार हैं। संगठन बनाना हमारा संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है कि हम संगठन बना सकते हैं, अपना कोई भी विचार रख सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपना कोई विचार हो सकता है, तो जरूरी नहीं सबके एक समान विचार हो। तो इन सब के लिए जो है वो आपको एक संगठन के तहत जो है वो संघर्ष करना पड़ेगा। स्टूडेंट यूनियन के आपके इलेक्शन होते थे, वो आपको एक मंच प्रोवाइड करता था अपनी डिफिकल्टीज को वहां रखने के लिए। उसमें सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते थे और एक स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता था, जिसमें आपके ऑफिस बेरर चुने जाते थे, प्रधान चुने जाते थे, सेक्रेटरी चुने जाते थे। वो प्रशासन के साथ अपनी बातचीत करते थे। लेकिन कई सालों से वो चुनाव बंद कर दिए कि जैसे स्टूडेंट्स को नेतृत्व की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स को जैसे चुने हुए प्रतिनिधियों की जरूरत नहीं है, या उनकी समस्याएं नहीं है। और शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, ये मैंने आपको बताया ही जो है। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे हमारी जो स्वतंत्रता है पढ़ने लिखने की, वो प्रभावित होती है। तो इसलिए एसएफआई का नारा जो है वो इंडिपेंडेंस का है कि हमें आजादी होनी चाहिए पढ़ने लिखने की। पढ़ने लिखने की आजादी का मतलब ये है कि हमारी पहुंच में भी होनी चाहिए शिक्षा। हम किसी अच्छे संस्थान में अगर दाखिला लेना चाहें तो वहां हमारी आर्थिक पहुंच में भी वो होनी चाहिए। और अब तो कई जगह पे रिसर्च की जो फेलोशिप है वो भी बंद कर दी गई जो है, तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स को संघर्ष करना पड़ेगा जो है। तो संविधान ने जो चीजें दी हुई हैं उनको हासिल करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अब ये स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन तो संविधान में दिए हुए हैं, लेकिन आपके नहीं होते, सरकार नहीं करने देती, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी वही चीज है कि भाई प्रजातंत्र में, यानी कि जो आपके चुनाव हैं छात्र संगठन बनाने के, छात्र यूनियन बनाने के, सबके भागीदारी से जो है अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए, अपनी समस्याओं की चर्चा करने के लिए और उनको प्रशासन के साथ उठाने के लिए जो प्रजातांत्रिक अधिकार जो एक था वो छिना हुआ है। उसके अलावा शिक्षण संस्थाओं में स्टूडेंट्स की भागीदारी होती थी बहुत चीजों में, टीचर्स की भागीदारी होती थी बहुत चीजों में, उसको भी अब रोका जा रहा है। मतलब जो यूनिवर्सिटीज की कार्यकारिणी बॉडी है, यूनिवर्सिटीज की जो एकेडमिक काउंसिल है, यूनिवर्सिटीज का जो कोर्ट है, उसमें टीचर्स के प्रतिनिधि होते हैं, नॉन टीचिंग के प्रतिनिधि होते हैं। जो पुरानी यूनिवर्सिटी है उनमें है, लेकिन जो नई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं उनमें वो प्रतिनिधित्व खत्म किया जा रहा है। यानी कि जो डेमोक्रेटिक ढांचा था शिक्षण संस्थाओं को चलाने का, उसको खत्म किया जा रहा है। तो उसके लिए कई कमेटियां होती थी जिनमें छात्रों का भी प्रतिनिधित्व होता था, उसको भी खत्म किया जा रहा है। तो जो शिक्षा का ढांचा था, उसका जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था, उसको भी बदला जा रहा है। और समाजवाद, अब आज के दिन हमारे देश में जो व्यवस्था चालू है वो पूंजीवाद है।
सब चीजें पैसे से निर्धारित होती हैं। अब सब चीजें पैसे से निर्धारित होती तो पैसे कमाना है, चाहे कैसे कमाओ। और इसका एक और बड़ा चीज है कि पूंजीवाद में ये व्यवस्था है कि ऊपर के 10% में सारी चीजें घूमती रहे। अच्छी शिक्षा भी उनको मिले, अच्छा रोजगार भी उनको मिले, अच्छा स्वास्थ्य भी उनको मिले, अच्छा रिहायश भी उनको मिले, अच्छा रहने का वातावरण भी उनको मिले, सब कुछ ऊपर के 10% को मिले, बाकी 90% का शोषण हो। ये है पूंजीवाद। और समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद कहता है कि सबको एक जैसी शिक्षा हो, सबको स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हो, सबकी आर्थिक स्थिति इतनी हो कि उनकी पहुंच में सब कुछ हो, सबके पास रहने के ठीक मकान हो, सबका रहने ठीक पीने का पानी मिले, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सबको बराबर मिले। अब इवन जो पूंजीवादी देश हैं बड़े बड़े, उनमें भी 1ली से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा पूरी तरह से फ्री है। लेकिन हमारे यहाँ तो अनेकों तरह के स्कूल हैं जिनमें जो है 5-5, 6-6, 7-7 हजार रुपए महीने की फीस लगती है। अब उनको हर एक आदमी थोड़ी ले सकता है उसमें। तो समाजवाद में जो बराबरी का सिद्धांत है, उसके लिए भी छात्रों को संघर्ष करना चाहिए कि भाई सब लोग बराबर हों, किसी के साथ जाति के नाम पे भेदभाव ना हो, किसी के खिलाफ धर्म के नाम पे भेदभाव ना हो, किसी के इलाके के नाम पे भेदभाव ना हो, किसी के रेस के नाम पे भेदभाव ना हो, किसी भी तरीके का दो नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव ना हो। और ये सारी चीजें हमारा संविधान हमें देता है। जो संविधान आजादी के आंदोलन में भगत सिंह जैसे शहीदों की कुर्बानी के कारण जो आजादी मिली थी, उस आजादी के बाद जो संविधान बना था उसमें ये व्यवस्थाएं हैं। हमारे संविधान में भी स्वाधीनता और ये जो सोशलिज्म का जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है, लेकिन अब उसको धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। इवन जो सरकारी अस्पताल हैं उनको भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों को ठीक से नहीं चलाया जाता ताकि वो प्राइवेट हो जाए, और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सरकार पैसे देती है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का खोला जा रहा है जिसमें जो है सिर्फ शोषण के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो समाजवाद का नारा है, इसके लिए भी एसएफआई जो है वो का संगठन जो है वो संघर्ष करता है, क्योंकि सब बराबर होने चाहिए हर चीज में। सबको एक जैसी शिक्षा मिले, समान शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। रोजगार भी कुछ लोगों को क्यों मिले, सबको मिले। सबको जीने का अधिकार है, सबको मेडिकल की सुविधाएं मिले, सबको गुणवत्ता की शिक्षा मिले जो है। तो ये जो चीजें हैं वो उसके लिए भी हमें जो है वो संघर्ष करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन जो कॉलेजों में विद्यार्थी आते हैं उनमें पढ़ने की आदत थोड़ी सी कम है। तो पढ़े बिना ना तो आपका अपना व्यक्तित्व बनेगा, ना ही आप अपने मतलब लिए अच्छे रोजगार की तलाश जो है वो कर सकते हैं। जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगा, पूरा ज्ञान नहीं होगा। तो देखो, विद्यार्थियों को मुख्य काम पढ़ाई करना है, उसके लिए पूरा जोर लगा देना चाहिए। ये भगत सिंह ने कहा है। तो पढ़ने के लिए पूरा जोर लगाना चाहिए। एक तो अपने सिलेबस की चीजें पढ़ें और एक बाकी चीजें भी पढ़ें जो आपको आपकी जर्नल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो एसएफआई में रहते हुए मेरे को ये अनुभव है पूरा कि आपकी जो पढ़ाई है वो सुधरेगी, खराब नहीं होगी। कई बार घर वाले कह देते हैं कि भाई आप जो है तू पढ़ लेना और काम में लग रहा है, तो वो उनका अनुभव नहीं है इस बारे में। मेरा अनुभव है, मैं एसएफआई में भी रहा हूं, मैं टीचर भी रहा हूं। तो जो स्टूडेंट एसएफआई में रहे हैं वो बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, वो इंसान भी अच्छे बने हैं, वो रोजगार लेने में भी उनको बड़ी आसानी हुई है, वो कॉम्पिटेंट भी बहुत रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सुनी होगी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसएफआई का संगठन बहुत मजबूत होता है और वहां से सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं। जो डीसी एसपी बनते हैं
वो सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स के जो संगठनों में काम करने वाले विद्यार्थी हैं वो किसी प्रकार से कहीं पीछे रहते हैं, वो बल्कि औरों से ज्यादा आगे बढ़ के रहते हैं। थोड़ा काम उनको ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन काम ज्यादा करने से आदमी की ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। अब कई स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान से सुन नहीं रहे हैं मेरी बात, शायद कोई और दूसरी चीज में उनकी रुचि ज्यादा लग रही है। आजकल ये जो मोबाइल का झुंझुना जो पकड़ा दिया गया है हमें, ये भी बाकायदा एक पूरी सोच के तहत दिया गया है ताकि यूथ पूरा का पूरा इसमें इन्वॉल्व रहे। और इसका एक बहुत बड़ा यूज ये किया जा रहा है कि आपके दिमाग को इंटरनेट के द्वारा तरीके से जो है उसको काबू में रखा जाए, मतलब आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जाए, आपके आदमी के विचारों को मैनिपुलेट किया जाए, ये भी इसका एक यूज किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको जागरूक रहना चाहिए। इसका उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितना जरूरत है। इसका फालतू इस्तेमाल आपको भी नुकसान करेगा, आपके फ्यूचर को भी नुकसान करेगा, आपके व्यक्तित्व को भी नुकसान करेगा। और सबसे बड़ी जो बात है आज के शिक्षा के ढांचे की, जो नई शिक्षा नीति आई है, वो शिक्षा आपको ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिसमें आप कॉरपोरेट की सेवा करने के लायक नागरिक बने, यानी कि आप एक इंडिपेंडेंट विचार वाले नागरिक ना बने, बल्कि एक पूंजीपतियों की सेवा करने वाले नागरिक बने। पूंजीपतियों का काम होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, और लाभ कमाने का मतलब यह कि जनता का ज्यादा से ज्यादा शोषण करना, और वो ऐसी जो कार्रवाइयां करेंगे उसमें आपकी सेवाएं लेना। तो ऐसी शिक्षा आपको दी जाएगी जिसमें वो शिक्षा सिर्फ कॉरपोरेट के काम आए। इसीलिए अब तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि संस्थाओं को इंडस्ट्रियल हाउसेज के तरफ जोड़ा जाए, संस्थाओं को ये जोड़ा जाए, संस्थाओं को वो वहां जोड़ा जाए, जो है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह की चीजें हैं जो बेसिकली जो शिक्षा जो दी जा रही है वो इस तरह के नागरिक तैयार करने के लिए दी जा रही है कि आप कॉरपोरेट की सेवा करो, पूंजीपतियों की सेवा करो, ना कि समाज की सेवा करो, और अपना एक इंडिपेंडेंट नागरिक के रूप में एक अच्छा जीवन जीने के लिए कार्य करें। मतलब इंडिपेंडेंट विचारों वाला आदमी नहीं चाहिए उनको ऐसा सेवक चाहिए जो जैसा निर्धारित कर दिया उसको मेहनत से लागू करना। तो जितने कॉरपोरेट हाउसेज में जो CEO और सब लोग काम करते हैं वो पूरी जनता का शोषण करने के लिए भी काम करते हैं। तो इसलिए इस तरह के यूथ और इस तरह के पढ़े लिखे नागरिक बनाने का व्यवस्था ये शिक्षा नीति चाहती है कि आप कॉरपोरेट की सेवा करो, कॉरपोरेट के लिए काम करें और कॉरपोरेट जनता की लूट करें। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था के प्रति हमें जागरूक रहने की जरूरत है और उसमें सुधार करवाने की जरूरत है। उसके लिए आपको जो है संगठनों की जरूरत पड़ती है, और संगठनों के बिना आप कोई भी चीज का समाधान नहीं करवा सकते। जो मैंने शुरू में कहा था कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो इकट्ठे होके ही आप कुछ चीज हासिल कर सकते हैं। आपकी जो लोकल रोज की जो समस्याएं हैं, जैसे बात कर रहे थे बसों की समस्याएं हैं, या मतलब लाइब्रेरीज की समस्याएं हैं, या और समस्याएं हैं, इवन रोजगार की जो समस्याएं हैं, वो भी आप विद्यार्थी रहते हुए लड़ोगे तभी तो आगे रोजगार का प्रबंध हो पाएगा। एक दिन में तो होता नहीं है। अब बड़े लेवल पे स्टूडेंट्स को संगठित करके अगर सरकार से डिमांड करेंगे कि ये आप कीजिए तब हमारा रोजगार मिलेगा, इस रोजगार को आप इस तरह से कीजिए तब सबको रोजगार मिलेगा, या ज्यादा को रोजगार मिलेगा, या मेरिट पे रोजगार मिलेगा, या गुणवत्ता के आधार पर रोजगार मिलेगा, तभी तो जो है आप कर पाएंगे। और संविधान ने जो आरक्षण के अधिकार दिए हैं, कोई और जो अधिकार दिए हैं जिससे स्टूडेंट उन्नति कर सकते हैं, तो उनको भी बरकरार रखने के लिए संगठनों की जरूरत है। इसलिए जो मेरा जो अनुभव है वो यही है कि एक विद्यार्थी को पढ़ते हुए और संगठित होते हुए अपनी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए जो है लगातार पढ़ना, लिखना, संगठित होना, विचार करना, उसके लिए जो है वो काम करना चाहिए। इसके साथ ही मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों का आपका सम्मेलन है, आप कई मुद्दों पे आप विचार करेंगे आज,
और आगे आने वाले समय के लिए अपनी कार्यनीति निर्धारित करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करने की बातें करेंगे। उसके लिए आपको बहुत समय की जरूरत पड़ेगी और हम यहीं हिसार में रहते हैं, आपसे मिलते रहेंगे। और किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी वो मेरे से बातचीत कर सकता है। आपकी जो लीडरशिप है उनसे कांटेक्ट नंबर लेके कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं एसएफआई लीडरशिप का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने आपसे बातचीत करने के लिए मौका दिया और आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सब लोगों का भी धन्यवाद।